देखो, केनेशियन थ्योरी जो है इनकम के ऊपर, वो एक्सप्लेन किया गया है टोटल दो अप्रोच से। कैसे? तो दो अप्रोच से समझाया गया है। कीन्स ने अपने थ्योरी ऑफ इनकम को दो अप्रोच से समझाया है। पहला एडीएएस अप्रोच और दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को एसआई अप्रोच भी कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एडीएएस अप्रोच में वो बोला क्या है। देखो, दोनों के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होता है। एडी का हम लोग मतलब सुने थे। एडी का मतलब होता है, ठीक है, एडी का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग का खर्चा, स्पेंडिंग। जो हम उस दिन भी समझाए थे, एडी है हम लोगों का खर्चा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल कैसे होगा। तो देखो, पहले एक टेबल यूज करते हैं, टेबल से ये ज्यादा क्लियर होगा। यही टेबल हम लोग सारे सारे थ्योरी में, सारे अप्रोच में यूज करेंगे कॉन्स्टेंटली, ये सेम टेबल। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो देखो, ये टेबल से हम लोग को क्या पता चल रहा है। एडी क्या होता है? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम जीरो अर्न करते हैं, फिर भी हम कुछ तो कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज देयर। तो हम कुछ कंज्यूम करेंगे। तो मेरा अब हम ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये हम कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं? अपने सेविंग से। तो मेरा सेविंग्स -40 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम अपना इनकम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है। पर मेरा जो इनकम है, उसका हम दो चीज में स्प्लिट करते हैं उसको। मेरा क्या होता है, सी प्लस आई हम कहते हैं। ठीक है, तो देखो,
आई मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट रन में हम कहते हैं यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एडी मेरा क्या होता है, एडी सिंपली होता है मेरा सी प्लस आई। ये होता है मेरा एडी। और ए एस मेरा क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। मेरा आउटपुट जो भी होगा वो कैसे आएगा, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो है ही, और जो सेविंग कर रहे हैं वो भी बाद में इन्वेस्ट ही करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेविंग से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे भी आउटपुट ही आएगा। तो सेविंग भी जो है वो भी हम इन्वेस्ट ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो बेसिकली वो पूरा आउटपुट ही बनेगा। तो ए एस मेरा क्या है, एस प्लस आई। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ए एस नहीं पढ़ रहे, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि एडी इज इक्वल टू ए एस। एडी ए एस अप्रोच में हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम। अभी क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, यहाँ पर एडी इज इक्वल टू ए एस है, मतलब अगर हम लोग का इनकम 400 होगा तो हम लोग का एडी और ए एस दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट ऊपर क्या है, ऊपर हम लोग देख रहे हैं एडी इज लेस देन ए एस। ग्रेटर देन, सॉरी, एडी इज ग्रेटर देन ए एस। तो ये तीन सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, एडी इज ग्रेटर देन ए एस, एडी इज लेस देन ए एस, एडी इज इक्वल टू ए एस। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसका क्या मतलब है कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और प्रोड्यूसर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अगर हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सोचो लोगों का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई इतना ज्यादा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सप्लाई को बढ़ाएंगे। सप्लाई बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर सप्लाई हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोगों का सेविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो हम लोगों का सप्लाई भी बढ़ेगा। कैसे, सेविंग बढ़ेगा उसी को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके हम लोग सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह अगर हमेशा जब भी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसका मतलब लोग ज्यादा मांग रहे हैं और हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बना के दे नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो आउटपुट ज्यादा बनेगा, आउटपुट ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। अब अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, सोचो ये सिचुएशन आ गया, अब सप्लाई बहुत ज्यादा आ गया है, उतना डिमांड है ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट हम लोग कम करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग देखेंगे वो ऊपर आ जाएगा। तो जब तक इस सिचुएशन में नहीं आता है कोई भी चीज, मतलब लेवल पे नहीं आता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट अब ठीक है, अगर एडी इज इक्वल टू ए एस है, मतलब जितना सब प्रोड्यूसर बनाता है उतना ही हम लोग सप्लाई करते हैं।
ये हम क्या लिखे, ये हम यही बात लिखे कि केनेशियन थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब AD इज इक्वल टू AS होगा। अब AD इक्वल टू AS को हम स्प्लिट किए हैं फॉर्मूला में। AD का मतलब है C प्लस आई और AS का मतलब है C प्लस एस। दोनों तरफ का C कट गया तो क्या बचा, I इक्वल टू S, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। यही हम तब से बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ही सेविंग के इक्वल होता है। यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड का डेफिनेशन लिखना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब में मार्क्स डिडक्ट होता है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। हम लोग वो लिखने के बाद ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, देखो डिमांड तो बहुत था, हम लोगों का डिमांड तो बहुत सारा था, एडी तो बहुत सारा था, पर इसमें इफेक्टिव एडी कौन सा था जो एएस के इक्वल होता है। तो अगर कोई पूछता है एडी कौन सा है, तब तो हम लोग बहुत सारा बोलने लगेंगे, 80, 160, 240, 320। अगर कोई पूछे इसमें इफेक्टिव एडी कौन सा है, इफेक्टिव डिमांड कौन सा है, तो जो जितना इकोनॉमी में सप्लाई था हम उतना ही डिमांड कर रहे हैं, तो वो मेरा इफेक्टिव डिमांड है। तो एडी तभी इफेक्टिव बनता है जब वो एएस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा था, यहाँ पे कौन सा दो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, यहाँ तीन सिचुएशन है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एडी हम लोगों का ज्यादा है एएस से, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एडी इज ग्रेटर देन एएस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू एएस,
और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एडी इज लेस देन एएस। तो ये सिचुएशन को हम लोग को, ये दो सिचुएशन अगर हटा दिए तो बीच वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो हम लोग इसको और इसको डिस्कस करेंगे, नीचे और ऊपर वाले को। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसका मतलब हम लोग का इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। डिमांड ज्यादा है मतलब एक्सेस डिमांड है, जितना सामान नहीं है उससे ज्यादा डिमांड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, आउटपुट ज्यादा बनने लगेगा। आउटपुट तब तक ज्यादा बनाते जाएंगे जब तक एडी इज इक्वल टू एएस ना हो जाए। अगर हम लोग का एडी कम है एएस से तो क्या, और सेम इसका उल्टा, अगर एक्सेस सप्लाई हो गया है, अगर हम लोग का सप्लाई ज्यादा हो गया है तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे, जिससे आउटपुट कम हो जाएगा, हम लोगों का इकोनॉमी। और हम लोग ऐसा कब तक करेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम में रचना कर जाए। अब डायग्राम का कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। एएस हमें जीरो से शुरू हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हो। ठीक है। पर एडी कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता है, क्योंकि कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो।
एडीएएस वाला लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां पे एडी और एएस इक्वल हो जाएगा वहां पे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसलिए हम उसको ई से डिनोट किए। अब हम एक बात बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, अच्छा यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, छोड़ दो, हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे डिस सेविंग। इसको डिस सेविंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम लोगों का इनकम यहाँ पे था, मतलब एएस क्या है, एएस हम लोग का इनकम है और एडी हम लोगों का स्पेंडिंग है, आउटपुट है, मतलब आउटपुट बेच के इनकम ही तो लाएंगे। तो एएस हम लोगों का इनकम है और एडी हम लोग का स्पेंडिंग है, ये तो खर्चा ही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों हम लोग का खर्चा ही है। और एएस को हम लोग नेशनल इनकम पकड़ते हैं, नेशनल इनकम मतलब आउटपुट है, आउटपुट बेच कर तो उसको इनकम ही बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है। तो कैसे खर्च कर रहे हैं, इनकम तो कम है, तो हम लोग बैंक से निकाल के खर्च कर रहे होंगे, तो डिस सेविंग। यहाँ पे क्या सिचुएशन आ जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों का इनकम ज्यादा है, खर्च कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, सेविंग। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया।
अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे अप्रोच में, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। एक बात याद रखना है, यहाँ पे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बार लिखता है प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड क्यों लिखता है? क्योंकि हम लोग जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज के लिए हम लोग इकोनॉमी में शुरुआत करते हैं तो प्लानिंग से करते हैं, एक्चुअल तो बाद में होता है, स्टार्टिंग हम लोग प्लान से करते हैं। तो ये जो अप्रोच बनता है इसमें हमेशा देखना लिखा हुआ मिलेगा, प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। देखो एक्चुअली क्या होगा वो तो हम लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, सेविंग ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, रियल में कुछ भी हो सकता है एक्चुअल में। पर मतलब जिसको हम लोग एक्स पोस्ट कहते हैं, एक्स पोस्ट हम लोग का कुछ भी हो सकता है असली में। पर हम लोग ये जो अप्रोच तैयार करते हैं ये पूरा प्लान से करते हैं, हम लोग का प्लानिंग रहता है कि इतना सेविंग करेंगे उसको इतना इन्वेस्ट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल कहाँ हो रहा है? यहाँ पर, जहां पर AD इज इक्वल टू AS होगा वहीं पर हम लोगों का सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि अभी हम डेराइव किए थे अगर AD इज इक्वल टू AS है तो एक्चुअली AD और AS अगर इक्वल है तो मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल ही होगा। ये एकदम कॉमन सेंस है, और ये किससे निकला है? उसी से निकला है। तो ये हम लोग देख सकते हैं जहां पे हम लोग का AD इज इक्वल टू AS था वहीं हम लोग का S इज इक्वल टू I है, ठीक है। तो टेबल तो हम लोग सेम ही रखे हैं। क्यों हम सेम टेबल यूज किए हैं? कि तुम लोगों को डिफरेंस मतलब ये दिखा सके कि जहां पे AD और AS इक्वल है वहीं पर S और I भी इक्वल है। अब हम लोग जो भी सेविंग करते हैं उसको हम लोग इन्वेस्ट ही कर देंगे। अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट रन में है इसलिए बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है, केनेशियन का मॉडल ही शॉर्ट रन पे था। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है कि ये बढ़ेगा, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है। केनेशियन मॉडल निकाला है, ये दोनों को हम क्लियर लिख दिए, केनेशियन अप्रोच है। केनेशियन अप्रोच होने की वजह से इसको शॉर्ट रन ले रहे हैं और बोल रहे हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। पर जब नॉर्मली पढ़ेंगे तो हम लोग उसको पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे है और इसको अगर सेविंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ है, यहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इतने पोर्शन में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, और इसमें नोटिस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। और फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स। तो इसमें भी बेसिकली हम लोग का तीन सिचुएशन है। तो ये तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ मतलब इसमें और इसमें है हम लोगों को, ये दो सिचुएशन हम लोगों को नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा उसको मतलब सेव कर रहे हैं, सेविंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जितना भी सेव कर रहे हैं उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में डाल दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उससे सबसे पहले उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, सेविंग पे ध्यान नहीं देना है हम लोगों को। हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, अगर हम लोग का सेविंग कम है इसका मतलब है द हाउस होल्ड आर डिटरमाइन डिमांडिंग मच मोर देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि जितना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उससे ज्यादा हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तभी यहाँ पे एडी ज्यादा था ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब सेविंग से सेविंग करने में सोच ही नहीं रहे हैं, हाउस होल्ड ज्यादा डिमांड कर रहा है। इससे क्या होगा, हम लोगों का, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग करना नहीं चाह रहे हैं। और नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, लोग खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। लोग क्या कर रहा है, खर्च करना ही नहीं चाहता है, जो भी मतलब बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, जो भी इनकम हो रहा है उसको सेव कर लेना चाह रहा है।
ये वाले भी। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि लोगों का डिमांड आ रहा है कि और खरीदना है और खरीदना है, हम लोग को सेव नहीं करना है, हम लोग को और खरीदना है। तो इसलिए प्रोड्यूसर फोकस करता है ज्यादा प्रोडक्शन करने में, और इसलिए वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने लगता है, इससे क्या मतलब है, प्रोडक्शन करने लगता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, आउटपुट बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, लोग जितना डिमांड कर रहे हैं वो सामान आने लगता है। अब सोचो यहाँ पे क्या होगा, लोग इस ये सिचुएशन में कैसे रिच कर जाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, जाके कुछ खरीद नहीं रहे। देखो, अगर कुछ हम लोगों का खर्चा है तो वो सामने वाले का इनकम है। एक चीज समझना होगा, बहुत लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे, आप इनकम क्यों बोल रहे हैं इसको। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा खर्चा है तो दुकानदार का इनकम है, सामने वाले का इनकम है। तो हम उस लॉजिक से बोल रहे हैं कि अगर सोचो हम सेव ज्यादा करेंगे, मतलब हम खर्च कम करेंगे। अगर हम कम खर्च करते हैं, इसका मतलब हम सामने वाले का सामान जाके खरीद ही नहीं रहे हैं। मतलब दुकानदार दुकान खोल के बैठा हुआ है, हम जो 100 रुपया कमा रहे हैं उसमें 20 रुपया का ही खरीद रहे हैं, 80 रुपया अपना बैंक अकाउंट में डाल दे रहे हैं, जाकर उससे खरीद नहीं रहे हैं। उससे अगर हम खरीद नहीं रहे हैं तो उसके पास क्या होगा, सरप्लस स्टॉक तैयार हो जाएगा, बहुत स्टॉक हो जाएगा उसका, क्योंकि सेल तो हो नहीं रहा है। और ये जबकि मैक्रो पढ़ रहे हैं, पूरा इंडिया ऐसा कर रहा है, सभी सेविंग में लगा हुआ है, कोई खर्च नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर के पास क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास सरप्लस स्टॉक तैयार हो जाएगा। वो क्या करेगा, प्रोडक्शन रोक देगा अपना, और प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब अभी का ही आउटपुट नहीं बिक रहा है तो वो और प्रोडक्शन करके क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन रोक देगा। प्रोडक्शन कैसे रोक देगा, लेबर लोग को निकाल देगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर देगा। तो सेम थ्योरी है एडी और एएस वाला ही, सेम, पर यहाँ पे जस्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग के व्यू पॉइंट से। इसलिए हम लोग इसका जो डायग्राम यूज करते हैं वो कैसा करते हैं, डायग्राम दोनों का पर अलग होता है, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। देखो ये होता है इन्वेस्टमेंट, कैसा होता है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस है, तो इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, हम लोग का बढ़ क्या रहा है, सेविंग बढ़ रहा है। सेविंग पहले नेगेटिव है, नेगेटिव से जीरो होकर फिर बढ़ता है। तो ये डेफिनेटली जीरो का जो ये ओरिजिन लाइन है उसके नीचे से सेविंग शुरू होगा, क्योंकि सेविंग में तो डिस सेविंग भी रहता है ना, नेगेटिव सेविंग भी रहता है। तो इसलिए ये ओरिजिन का जो लाइन है उसके नीचे से शुरू होगा, नेगेटिव से। ग्राफ पेपर तो जानते हैं, ये जो प्लस साइन होता है, प्लस के यहाँ लाइन के ऊपर हम लोग का प्लस होता है, लाइन के नीचे माइनस होता है। तो सेविंग यहाँ से शुरू होता है, ये सेविंग है। ये नीचे क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव है। यहाँ पे ये जीरो हो गया, और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट। अच्छा उस दिन, अच्छा यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ है जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। और उस दिन मेरे से अमन पूछ रहा था, फिर मैम ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट वहां है जहां मेरा एस जीरो है, जहां मेरा सेविंग जीरो है। तो इक्विलिब्रियम मेरा क्या है, जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। तो हमको कितना प्रोड्यूस करना है, मेरे को इतना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इतना अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पर यहां तक अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा सेविंग जीरो हो जाएगा, ना तो हम सेव कर रहे हैं, मतलब ये वाला पोजीशन मेरा बीईपी है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। तो ये मेन थीम है, ठीक है। देखो, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, जितना मेरा इनकम बढ़ता है उतना मेरा सेविंग्स बढ़ता है, ये तो हम लोग क्लियर है। जितना मेरा, हम लोग पढ़े भी है सेविंग फंक्शन में, जितना हम लोग का इनकम बढ़ेगा उतना ही हम लोगों का सेविंग बढ़ेगा। तो हम स्टार्ट कैसे किए हैं,
saving is a function of income, that is S is the function of Fy. Saving is positively related to income. Positively क्यों? When income increases, saving also increases. तो ये positive relationship है. So the saving is upward sloping. Saving का line ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि as income increases, saving also increases. उसके बाद बोल रहा है एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, जब मेरा इनकम बहुत कम होता है, सेविंग कैन बी नेगेटिव. तब सेविंग नेगेटिव रहता है बिकॉज when there is low income or no income, consumption can be more than income. जब मेरा इनकम कम होगा या फिर होगा ही नहीं, तो कंजम्पशन तो इनकम से ज्यादा हो जाएगा and there can be dis-saving in the economy. We will consider the investment to be autonomous. यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लेते हैं, मतलब फिक्स्ड लेते हैं. एंड द इन्वेस्टमेंट कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. उसके बाद यहाँ पे भी ये डायग्राम है जो अभी हम कॉपी में बनाए वही. ठीक है, यहाँ पे ये इनकम है जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं. इनकम ही आउटपुट है हम लोग का, क्योंकि इनकम कब होगा? जब आउटपुट बेचेंगे. तो इसलिए दोनों सेम वर्ड ही है. और वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है. तो हम डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं. इन द अबव डायग्राम E इज द इक्विलिब्रियम. E इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो रहा है. तो हम लिख दिए हैं at this point the amount of money withdrawn from the economy is equal to the amount injected into the economy. सेविंग से क्या होता है? हम लोग नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़े हैं. सेविंग करने से इकोनॉमी से पैसा विड्रॉ हो जाता है. मतलब हम लोग अर्न कर रहे हैं, बिजनेस में डाल रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, बिजनेस में डाल रहे हैं. मतलब ठीक चल रहा होगा. जहां हम 100 रुपया में, इस बार जब हम 100 रुपया कमाए तो उसमें 80 रुपया बैंक में डाल दिए, तो बिजनेस करने के लिए कितना रुपया बचेगा? 20 रुपया. हमको तो बिजनेस में फिर से पैसा डालना होगा, नहीं तो बिजनेस तो छोटा हो जाएगा. तो हम क्या किए? कुछ रुपया जाके सेव कर दिए. मेरा विड्रॉ हो गया इकोनॉमी से पैसा. जब हम फिर अगर सोचो हम बैंक में जो सेविंग किए फिर उसको इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में, तो फिर पैसा इंजेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी में. एट दिस लेवल AD इज इक्वल टू AS इन द इकोनॉमी. तो इसमें AD इज इक्वल टू AS होता ही है. अब हम फिर से एक बार बोलिए, और एक बार. वही बोल रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या पढ़े हैं हम लोग? ये नेशनल इनकम से कनेक्टेड लाइन है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है पढ़ी होगी 3 सेक्टर इकोनॉमी में, कि यहाँ पे फर्म होता है, यहाँ पर हाउस होल्ड होता है. ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नेशनल इनकम से स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं. और बीच में हम लोगों का बैंक होता है. तो यहाँ होता क्या है, जब 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं जितना हाउस होल्ड पहले जाता है काम करने, हाउस होल्ड पहले फर्म के पास जाता है काम करने, और फर्म उसको बदले में क्या देता है? 100 रुपया. फिर हाउस होल्ड के लोग क्या करते हैं? वही पैसे से फर्म के पास गुड्स खरीदने चले जाते हैं, क्योंकि सामान तो चाहिए. ठीक है, 100 रुपया देते हैं और गुड्स लेकर आ जाते हैं. ये चल रहा होता है. फर्म इसको 100 रुपया देता है, ये 100 रुपए से गुड्स खरीदता है. फिर फर्म इसको 100 रुपया देता है, फिर ये फर्म से 100 रुपया का गुड्स लेता है. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये चलते जाता है. पर 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? बैंक आ जाता है. इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक टेक्स प्लेस. यहाँ अब क्या होता है? फर्म जब हाउस होल्ड को 100 रुपया देता है, तो जो हाउस होल्ड है वो सेविंग भी करता है. वो क्या करता है? बैंक के पास जाके सेविंग करता है. मतलब 20 रुपया बैंक में रख देता है और 80 रुपया खर्च करता है. जो अगर देखा जाए तो मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. हम लोग यही करते हैं. कौन आदमी पूरा जितना अर्न करता है पूरा ही खर्च कर देता है? ऐसा तो कोई करता नहीं है. तो रियल में अगर देखें तो 100 रुपया फर्म देता है, हाउस होल्ड 20 रुपया बैंक में डाल देता है सेविंग के नाम पे, और 80 रुपया फिर से
फर्म के पास जाता है, गुड्स खरीद के लाता है। अब फर्म के पास तो बिजनेस छोटा हो गया, पहले वो 100 का सेल कर रहा था, आउटपुट बना रहा था, आज वो 80 का आउटपुट बना रहा है। तो ये तो फर्म के व्यू पॉइंट से उसका बिजनेस छोटा हो गया। कोई भी बिजनेस अपना छोटा तो करता नहीं है। अब फर्म क्या करता है, बैंक के पास जाके लोन लेता है। फर्म क्या करता है, बैंक के पास जाके बोरो करता है। बैंक में जो जो ये हाउस होल्ड वाला आदमी 20 रुपया डाला था, फर्म इससे 20 रुपया बोरो कर लेता है। अब फर्म के पास फिर से कितना हो गया, 80 रुपीज हाउस होल्ड दिया था, 20 रुपया वो बैंक से बोरो किया, तो फर्म के पास फिर से 100 रुपया हो गया। फिर से वो इसको 100 दिया, फिर ये उसमें 20 रुपया डाला, 80 रुपया इसको दिया, फिर फर्म इससे बोरो किया। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसे चल रहा है। देखो छोटा नहीं हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 100 का था 100 का ही है। तो सेविंग करके वो क्या कर रहा है, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इससे पैसा विड्रॉ कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, 80 कर दे रहा है। तो सेविंग को हम लोग कहते हैं विड्रॉ, विड्रॉवल ऑफ मनी। विड्रॉवल ऑफ मनी कहाँ से, ये तो अब इसका सिर्फ कोई मतलब, एक लेमैन जिसको कुछ पता नहीं वो बोलेगा विड्रॉ करना कैसे, सेविंग कैसे विड्रॉ हुआ। सेविंग ऐसे विड्रॉ हुआ क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो छोटा कर दे रहा है सेविंग करके। पहले ठीक 100 का चेंज चल रहा था, वो 80 कर दे रहा है, फिर ये उसको बढ़ा रहा है, फिर ये उसको 80 कर दे रहा है। तो हाउस होल्ड बार बार छोटा कर दे रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। तो ये विड्रॉवल ऑफ मनी करता है, और टेक्निकल टर्म में जाए तो ये लीकेज कर देता है। और बार बार फर्म क्या करता है, फर्म बार बार पैसा इंजेक्ट कर रहा है, डाल रहा है पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो गोला है इसके अंदर पैसा बार बार डाल कौन रहा है, फर्म। तो फर्म क्या कर रहा है, बार बार पैसा इंजेक्ट कर रहा है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम, तो उस बात को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो जब मेरा सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा था, सम प्लान्ड आउटपुट, प्लान्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्लान्ड छोड़ देता है और उसको 1-2 मार्क्स पूरा कम मिल जाता है, तो बोलेगा बस प्लान्ड वर्ड के लिए टीचर इतना मार्क्स काट लिया। हाँ, क्योंकि वहां आउटपुट लगेगा, एक्चुअल आउटपुट। यहाँ एक्चुअल को लेके बात ही नहीं हो रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो सम प्लान्ड आउटपुट रिमेन अनसोल्ड। सेविंग अगर हम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हम जो प्लान किए थे आउटपुट को लेकर वो उतना सेल हुआ ही नहीं। हम तो प्लान पहले किए थे, एक्चुअली में क्या हो गया, उतना बिका ही नहीं। एंड प्रोड्यूसर हैव टू सोल्ड द अनसोल्ड स्टॉक। अब प्रोड्यूसर को तो वो अपना अनसोल्ड स्टॉक को बेचना है। टू क्लियर द स्टॉक, प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन। अब उसको अगर अपना स्टॉक खत्म करना है तो उसको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, एंड लेवल ऑफ आउटपुट गोज डाउन, उसका आउटपुट का लेवल नीचे आ जाएगा। दस इनकम रिड्यूसेस, इनकम रिड्यूस हो जाएगा। लेसर इनकम इंडिकेट्स लेसर सेविंग। अगर मेरा इनकम कम होगा तो हम सेविंग भी कम करेंगे, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल सेविंग बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मेरा सेविंग तो ज्यादा ही था ना, मेरा सेविंग क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, अब अगर सेविंग कम है तो पीपल आर स्पेंडिंग मोर मनी देन इज रिक्वायर्ड टू परचेज द प्लान्ड आउटपुट। हम जितना सोचे थे लोग उससे ज्यादा खरीद रहे हैं। हम सोचे थे लोग इतना ही खरीदेगा, पर लोग एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में लोग, जैसे होता है ना कि कोई प्रोड्यूसर कोई सामान बनाता है, इतना फेमस हो जाता है वो सामान मार्केट में कि बहुत लोग खरीद रहे हैं। हम सोचे नहीं थे इतना लोग खरीदेगा, पर खरीद रहे हैं। This implies AD exceeds AS in the economy. डिमांड ज्यादा हो रहा है, thus investment increases. मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, हम ऑब्वियसली, मेरा ज्यादा डिमांड आ रहा है प्रोडक्ट का तो हम ज्यादा बनाने का सोचेंगे। अप टू पॉइंट वेयर इट बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कहाँ तक, जहां तक मेरा ये बस इक्वल हो जाए। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। आंसर का प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा। अगर हम लोग को बोल रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म समझाओ विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तब हम इसको समझाएं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से। क्यों, क्योंकि सम बोला है। अगर सम नहीं कहता है कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाओ, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के आंसर को अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन बोला है। अब पहले समझ लो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। देखो, हम लोग जो बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, अभी जो कीन्स बोला, कीन्स किस पे बोला, शॉर्ट रन पे बोला।
शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते हैं। जो करते हैं सेविंग के साथ करने का कोशिश करते हैं, मतलब अपना हम लोग आउटपुट को बचा, मतलब छेड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट को कम ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे डिसाइड करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ जाता है, जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट कम कर देते हैं तो आउटपुट भी कम जाता है। हम लोग ऐसा एक बार भी नहीं करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं या इन्वेस्टमेंट गिरा देते हैं, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरा हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग को बोल रहा है कि रियल में क्या होता है, कीन से अब बाहर आ जाते हैं, कीन से बाहर आकर नॉर्मली देखते हैं क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोगों का इनकम बढ़ेगा तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ये क्लियर है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, पैसा बिजनेस में डालेंगे। अगर कोई 100 रुपया अर्न करता है तो वो बिजनेस में सोचो 100 रुपया डाल देता है, सोचो ऐसे घर ले जाता है वो, एक बार भूल जाओ। अगर कोई इनकम करने लगेगा 500, तो अब वो क्या करेगा, 400 घर ले जाने लगेगा, बिजनेस को 100 रुपया के साथ ही छोड़ देगा? नहीं, वो कुछ तो एक्स्ट्रा बिजनेस में डालेगा, बिजनेस को थोड़ा तो बढ़ाएगा। व्हेन इनकम इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इनकम मेरा कितना बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर मेरा बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेरा इनकम भी बढ़ेगा। अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ही मेरा इनकम बढ़ेगा। ये क्लियर है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए कोई फंक्शन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट अगर मेरा 100 से 200 हुआ तो इनकम मेरा कितना टाइम्स बढ़ा। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है टाइम्स। तो इन्वेस्टमेंट अगर मेरा 100 से बढ़ता है तो अगर हम बोलेंगे मल्टीप्लायर मेरा 3 टाइम, मतलब मेरा इनकम 3 टाइम बढ़ जाता है। इसलिए इसको फॉर्मूला दिया गया है के इक्वल टू डेल इनकम बाई डेल सॉरी डेल इन्वेस्टमेंट बाय डेल ये इनकम है। इसलिए बोले हैं, अगर सोचो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सोचो 50 से, और मेरा इनकम बढ़ रहा है 100 से, तो हम क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर 50 से बढ़ता है तो मेरा इनकम 2 गुना बढ़ता है, 2 टाइम्स बढ़ जाता है। दिस टाइम्स इज मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये हम एक बार आंसर लिखा रहे हैं तुम लोग को न्यूमेरिकल जैसा। अच्छा, बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि एमपीसी कैसे, मतलब ठीक है इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप तो समझ में आता है, पर एमपीसी के साथ कैसे रिलेशनशिप आ जाता है। तो एमपीसी के साथ इसका रिलेशन ऐसे आ रहा है कि देखो देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है एमपीसी का और मल्टीप्लायर का। एमपीसी का के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब कैसे, अगर देखो एमपीसी अगर बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी गिरेगा तो के भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पर अभी कैसे, देखो y का मतलब क्या है, c प्लस आई, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप समझाने के लिए, ठीक है ये क्लियर है। अब अगर एमपीसी का बात हो रहा है तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, डेल वाई इक्वल टू डेल सी प्लस डेल आई, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था। पर एमपीसी का बात कर रहे हैं तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, ये है। अब अगर हम लोग रिलेशनशिप जब भी जानते हैं तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग इसको इससे डिवाइड कर दिए, तब से हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं उसको हम लोग डेल वाई से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इधर पे हम लोग को 1 लाना होता है। तो ये तो हम लोगों का 1 आ गया। डेल सी बाई डेल वाई क्या होता है, एमपीसी।
और डेल आई बाई डेल वाई क्या होता है हम लोगों का? डेल आई बाई डेल वाई। देखो अगर हम लोगों का ये के है डेल वाई बाई डेल आई, तो डेल आई बाई डेल वाई क्या होगा? 1+1/k, उल्टा। ये क्लियर है? तो अब हम लोगों का एमपीसी क्या होगा? एमपीसी अगर इधर कर दे 1 माइनस एमपीसी, तो 1/k। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप तो है, इतना क्लियर है, एमपीसी और इसके बीच रिलेशनशिप तो है। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये 1 को अगर हम लोग हटाएं, इसको अगर हम लोग सिंपली लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 अब सिंपल है, 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो हम लोग पीछे रिलेशनशिप पढ़कर आए हैं। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एमपीसी कितना हुआ? एमपीएस। तो एमपीएस इज इक्वल टू 1/k। अब k को उधर भेज दो और एमपीएस को इधर ले आओ, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लिखना रहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कहना क्या चाहते हैं कि k के बीच में अब अगर तुम लोग इसको बढ़ाओ तो ये भी बढ़ जाएगा, ये गिराओ ये भी गिर जाएगा। कैसे? कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर ले लो। हम ले लेते हैं 1 माइनस 0.8। सोचो एमपीसी आया मेरा 0.8, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/0.2। ये कितना आया? 5। अब अगर इसको बढ़ाओ, इसको इंक्रीज करो 1/0.1, तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो ये क्या प्रूफ किया? When MPC increases, K also increases। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि the extent of multiplier effect depends on MPC. Higher the MPC, greater would be the multiplier effect and vice versa. Vice versa मतलब MPC गिरेगा तो multiplier भी गिरेगा। हम ये सब कुछ इसमें क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें बोला है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से करो, इसलिए हम सिंपली अब इतना कितना 3 मार्क्स का देगा तो कितना लिखेंगे, इसलिए हम सिर्फ डेफिनेशन लिखे और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो एन एडिशनल इनकम ऑफ 100 करोड़, एडिशनल मतलब चेंज, और दिए हैं दैट इज चेंज, तो चेंज कितना है मेरा? 100। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 100। अगर हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो मेरा इनकम भी इंक्रीज होगा। इफ एमपीसी इज अज्यूम्ड टू बी 0.90, अगर हम मानते हैं मेरा एमपीसी 0.90 है, देन एडिशनल इनकम विल स्पेंड 90%। इसका मतलब क्या है? हम 90% स्पेंड कर देते हैं, मतलब हम जो एडिशनल इनकम 100 करोड़ पाए थे उसका 90% हम स्पेंड कर देते हैं। तो ये याद रखो, एमपीसी का मतलब क्या होता है? हम जितना एडिशनल इनकम खर्च कर देते हैं दैट इज 90 करोड़ एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम कंज्यूम करने में जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया था इस बार 100, उसमें से हम 90 खर्च कर दिए कंजम्पशन में, एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी सेव। हम 10 सेव कर दिए, इट विल इंक्रीज द इनकम बाय 90 करोड़। तो मेरा इनकम कितने से? देखो अगर हम खर्च किए हैं, कंजम्पशन किए हैं, तो किसी का तो इनकम होगा, तो ये इनकम कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देगा 90। Again 90 of additional income of 90 crore, that is 81 crore will be spent and 9 crore will be saved. This multiplier process will go on and the consumption expenditure will be 0.90 times of the additional income received from the previous round. तो actually होता क्या है? हम बार बार जितना भी अर्न करते हैं उतना हम खर्च कर, मतलब उसका एमपीसी जो है, एमपीसी मेरा अगर 0.90 है तो उतना हम खर्च कर देते हैं और बाकी हम 0.10 सेव कर देते हैं।
ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये मेरा 0.90 है तो ये मेरा 0.10 है, तो अगर हम इतना खर्च कर देते हैं तो हम इतना सेव करते होंगे, दैट इज C प्लस S। C प्लस S इज इनकम। ठीक है, तो इस तरह ये आ जा रहा है कॉन्सेप्ट में, ये कर लो। देखो इसमें बोल रहा है अगर MPC का वैल्यू 0.90 है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये लिख लो